ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अजिता। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान दूसरे दिन राजनिवास में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने निष्पक्ष कार्य प्रणाली को लेकर कहा कि वह किसी भी हालत में जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर दाग नहीं लगने देंगे। स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष बल देने की बात श्री गौतम ने कही। वहीं पत्रकारों के हित के संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि अब जिले के किसी भी पत्रकार को भोपाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि प्रवास के दूसरे दिन श्री गौतम नईगढ़ी त्योंथर तहसील के कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद राजनिवास में पत्रकारों से मुलाकात की है। श्री गौतम रात्रि राजनिवास में विश्राम करेंगे और सुबह 8 बजे विशेष वायुयान से भोपाल के लिए रवाना होंगे। आइए सुनाते हैं श्री गौतम ने पत्रकारों से क्या कहा। अपने पत्रकार भाइयों को प्रणाम करता हूँ। हमारे राजनीतिक जीवन में जाने अनजाने ऐसा किसी पत्रकार भाई को लगा हो कि हमारे कारण उसको कोई दुख पहुंचा हो, तो सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहता हूँ और आपको भरोसा देता हूँ कि पत्रकारिता आप करते हैं, हमें भी एक जिम्मेदारी मिली, परंतु कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो बेहिचक हमसे कहिएगा, मैं उसके लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। स्वाभाविक है, राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। इसमें कई पत्रकार जो नए पत्रकार हैं, मैं उनको नहीं जानता, पर कई पत्रकार हमारे उन दिनों के भी साक्षी हैं जब सड़कों में आंदोलन करता था, जेल जाता था, जेल से छूट के आता था, उस दिनों के भी साथी हैं पत्रकार में। अपने राजनीतिक जीवन में कई बार हमारे जो मित्र हैं पत्रकार, वो हमसे कहते थे कि कभी आप भी पत्रकार वार्ता कर लो, और मैं समझता हूं कि मैंने अपने जीवन में पत्रकार वार्ता कभी नहीं की। पत्रकारों, इसका मतलब ही नहीं कि पत्रकारों से कोई मैं विपरीत था या उनसे मिलना नहीं चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि अपनी बात हमको स्वयं नहीं बतानी चाहिए, हमको अपना कृत्य करना चाहिए, अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। यदि आपको अच्छा लगे ये ठीक दिशा में काम हो रहा है तो फिर उसको छापिए, और नहीं लगता तो मत छापिए। इसलिए शायद इस कारण से कभी पत्रकार वार्ता नहीं किया, और उसका अर्थ ये नहीं कि मैं पत्रकारों से मिलता नहीं था। 1 साल में एक बार सारे पत्रकार भाइयों के साथ बैठ करके उनके साथ खाना खाता था, हाल चाल होती थी, और मैं तब भी ये कहता था कि इस बात को लिखना मत कि मैं बैठा हूं, मैं कोई बात कह रहा हूं, इसको लिखना है। क्योंकि मैं जो समझता हूं व्यक्तिगत स्तर पर, मैं ये समझता हूं कि आप समाज की तरफ से समाज की आवाज हो, हम लोगों के तक पहुंचाने का। हम भी देखते हैं गांव के भीतर, पर जब एक भूमिका का परिवर्तन होता है उस समय आंख देख करके आते हो वहां से, और देख करके एक अनुभव करके, और यहाँ हमको बताते हैं या सरकार में बैठे हुए लोगों को बताते हैं। क्योंकि कागज के लिखने से बहुत कम होता है, कागज में हम बैठ करके कुछ भी लिखें उसका फर्क कम पड़ता है जो आप देखते हो। इसीलिए मुझे एक याद आता है, तुलसीदास जी ने एक चीज लिखी और उनको कबीरदास जी के पास भेजा कि जरा इसकी कोई भूमिका लिख दो। तो उन्होंने एक बात कही थी, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी, और तेरा मेरा मनवा एक कैसे होएगा। तो आप आंख कान हो, और इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे सचिव भी हो, मित्र हो, आप हमारे गुरु भी हो, आप हमारे चिकित्सक भी हो। आप लोग बना लीजिए, इंतजाम हम करेंगे, जो नए जनरेशन है उनको ट्रेनिंग दो। क्योंकि कई बार कोई किसी खबर को जितना मिर्च मसाला नहीं लगाना चाहिए, शायद ज्यादा मिर्ची डाल देते हैं, और समाज में वो थोड़ा सा विद्वेष का फैलता है। इसलिए उनकी भी ट्रेनिंग दो कि मिर्ची कितना डालना, माने ठीक से रसोईया बन सके वो।
मसाला कितना डालना, धनिया कितना डालना, जीरा कितना डालना, ये सिखाने की आज सबको सीखने, हमको भी सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा है रमाकांत जी का, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पूर्व जो हमारे वो थे स्पीकर सीता सरन शर्मा जी, अब हमारे एमपी प्रजापति होंगे, इन 3 सालों में हमारे मार्गदर्शक रहे। हमको जरूरत पड़ेगी सीखें, क्यों नहीं सीखेंगे उनसे? कोई आवश्यकता होगी, ऐसा कैसे मान लूं कि हम ही जाता है, कोई सामने वाला नहीं है। कई विषयों पर छोटी छोटी बातें लोग निकाल के करते हैं और वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो सीखना तो 24 घंटे चाहिए, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहना। कभी अपने को पूर्णता की ओर, पूर्णता होने का मतलब क्या होता है? शरीर की पूर्णता। हम पूर्ण हो गए तो अभी संसार में रहने की जरूरत क्या है? अभी हमको सीखना है, इसीलिए संसार में है, तो ये मान के चल रहे। राजेंद्र घेरवार का सवाल एक है। हाँ, राजेंद्र जी पूछ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा गई उड़ाए। और कोई प्रश्न किसी का? और किसी का कोई प्रश्न? सर, आप अपने आप को अभी कितना कामरेड मानते हैं? डीएनए हमारा वही है। डीएनए किसी का चेंज नहीं होता, हमारा भी नहीं चेंज। इसीलिए कल आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने घनश्याम सिंह का नाम लिया, क्योंकि विद्यार्थी जीवन की राजनीति की शुरुआत उनके सानिध्य में मैंने शुरू की। कैसे भूल सकता हूँ? नहीं भूल सकता। निवेदन हमारा आपसे है। अभी जब विधानसभा में पहुंचा तो वहां नया सिस्टम बनाया गया, सारे पत्रकारों को, मीडिया को बाहर कर दिया गया। मुझे मिले वो लोग तो उन्होंने शिकायत की, तत्काल उसको अलाउ किया और उस आदेश को निरस्त कर दिया। सारे मीडिया के लोग भीतर आ गए और इतना जरूर उनसे कहा कि देखो भाई, ये आदेश इसलिए हुआ था, आप भी समझ लो। आदेश इसलिए हुआ था कि आप लोग सेंट्रल हॉल में रहते हो और जब मंत्री आता है, विधायक आता है, तो उसको धक्का मारते हो, क्योंकि आपको बाइट लेना है। तो 4 घेर लिया तो विधायक परेशान होता, तो वो शिकायत करता है कि साहब ये, तो इसलिए बाहर कर दिया। मैं खोल रहा हूँ, एक सीमा ये है, जो हमारी बाढ़ लगी है उस पार आप रहो, सेंट्रल हॉल में बताओ, किनारे वो जो जगह है वहाँ आप रहो। वहाँ विधान परिषद है, वहाँ हमने आपके प्रेस वार्ता का इंतजाम कर दिया है। कोई प्रेस वार्ता देना चाहता है वहाँ जाए, आपके साथ बात करे। कोई बाइट किसी को लेना है तो अपना व्यक्तिगत बात कर लीजिए, उनके चैम्बर में चले जाइए, कहीं चले जाए वहाँ थोड़ा सा। तो मैंने उनको कहा है कि इतना याद रखना कि हमारी शर्त का उल्लंघन नहीं करना, नहीं मैं तत्काल निरस्त भी कर दूंगा इस आदेश को। बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत अच्छा उनको लगा। दूसरा, छोटी छोटी बातें हैं जिनको कभी कोई ध्यान नहीं देता। अब आप कल्पना कर सकते हो क्या, विधानसभा में जो हमारे कर्मचारी हैं, जो खासतौर पर हमारे मिनियल्स हैं, कार्यभारित हैं, इनसे स्पीकर या पीएस कभी मिले नहीं। और मैंने जाते ही आदेश किया कि नहीं, 5 बजे से 6 बजे तक केवल इनके लिए समय निर्धारित है, मैं अलग से बैठूंगा, वो सारे लोग आकर के अपनी बात करें। और रमाकांत जी, मैं तो देख के धन्य रह गया, जब मैं उनसे मिला, साथ में बैठ के चाय पिलाया, पिया। वो जो पूछ रहे थे कि क्या करेंगे, मैंने डीएनए छोड़ा क्या, वो कौन पूछ रहे थे, उनको भी जवाब है। जब उनके साथ चाय पिया, जब मैं निकल गया तो बताया लोगों ने कि कई महिलाएं रो रही थी, जो कर्मचारी थी, कोई चपरासी है, कोई पूछने वाली है, कि आज तक तो सामने नहीं खड़ा होने देते, साथ में बैठा के चाय कौन पिला दे। और मैंने उनको कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। और चलते चलाते हंसते हुए कहा कि भाई, या तो तुमको 3 साल में पार कर दूंगा या तुम्हारे साथ ही डूब जाऊंगा, 2 में से एक। ये कह के आया हूँ। फिर कल बुलाया था पीएस को, फाइनेंस मिनिस्टर को। और छोटी समस्या, जब आप देखो क्या क्या समस्या लटकी हुई है। उनकी समस्या ये है कि उनके सामने कार्यभारित लिखा हुआ या जो कुछ लिखा है, अब उसके लड़के को पढ़ने को लोन मिलना बैंक से, सरकार ने तय कर दिया। तो बैंक लोन एडवांस इसलिए नहीं करता कि नियमित कर्मचारी का करता है, कार्यभारित का नहीं करता। अब उन्होंने हमसे बताया कि साहब केवल नाम बदल दो आप ना, वेतन में हमारे कभी नहीं है, जो वो पाते हैं वही हम पाते हैं। उसी तरह से हमारी प्रोन्नति होती है, जो बढ़ता है वो उनका बढ़ता है, हमारा भी बढ़ता है, केवल नाम पर गड़बड़ है। और नाम गड़बड़ होने से ये नहीं मिलता। कोई हाई कोर्ट का जज अपने परिवार से अलग होता है क्या? आप बताइए, क्या उसके ऊपर आक्षेप लग सकता है कि वो चूंकि परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है इसलिए वो गलत फैसला कर रहा है? जब वो आसंदी पर बैठता है बतौर न्यायाधीश, उस समय उसे न्याय की आवश्यकता है। और विधानसभा में यदि हम स्पीकर के पद पर बैठते हैं तो हमने तब भी, जब
धन्यवाद कर रहा था लोगों, तो मैंने कहा है विधायकों को, ये सारे जो विधानसभा के भीतर हमारे माननीय सदस्य आए हैं और इस पद पर मुझे बैठाए, तो मैं उनके हितों का, उनके विशेषाधिकार का संरक्षण करूंगा, ये वचन देता हूँ। और मैंने उसमें भी स्पष्टीकरण किया, हित का मतलब व्यक्तिगत हित नहीं, हित का मतलब जनता के हित के उठाने वाली आवाज़ का, उसका संरक्षण करूंगा। विशेषाधिकार जो जनता का अधिकार होता है उसको लड़ना, यदि आपको पढ़ना पड़ता है विधानसभा में, उस अधिकार की सुरक्षा करूंगा, उसका सुरक्षा की है, उसके संरक्षण की मैंने बात की यही है। तो यही न्याय हो सकता है। मैंने कहीं नहीं कहा कि इस दल के या उस दल के, बल्कि मैंने ये कहा वहाँ पर कि भाई एक बात याद रखना, अब दो पक्ष हैं इसमें, हम किसी पक्ष में नहीं हैं, पर एक पक्ष हमारा भी है। हमारा पक्ष ये कि निष्पक्ष की जो पक्ष है उसी पक्ष का मैं पक्ष हूँ, मैं उसका पक्ष हूँ। और मैंने ये कहते हुए कहा वहाँ पर कि भाई एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये, तो इनको इशारा किया इस तरफ को कि आपका स्वभाव बदलना चाहिए, क्योंकि जनता के कल्याण के लिए यहाँ से योजनाएं बनती हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने को, यदि प्रतिपक्ष कोई हमलावर होता है, कोई कुछ करता है, तो आपका स्वभाव संत की तरह होना चाहिए। तुलसी संत सुवम तरु इनकी गति समवेद, इतते पाहन हनत है, इतते वे फल दे। इस विचार के साथ काम करें। और मैंने एक बात और कही है रमाकांत जी कि इस सभा के भीतर मंथन होना चाहिए। और मंथन से क्या निकला? अमृत और जहर दोनों निकला। अमृत को देवताओं के हिस्से में गया और जहर हमारे शिव जी के हिस्से में गया, गले के भीतर चला गया। हमने कहा अब यहाँ जो मंथन हो वो उस काल का मंथन छोड़ो, यहाँ जो मंथन हो उससे अमृत निकले, वो भी जनता के काम आवे। जहर भी निकले तो वेनम बनकर निकले और सांप के जहर को मारने वाला जहर निकले, ये मंथन करने की आवश्यकता मैंने वहाँ कहा है। और मैं समझता हूँ कि इसलिए मैंने कई बातें कही हैं। वाद विवाद से कोई बात का निष्कर्ष नहीं निकलता। वाद विवाद में दोनों पक्ष एक साथ बोलते हैं, मैं देखता हूँ विधानसभा में दोनों एक साथ बोलते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि विधानसभा की कार्रवाई इसलिए स्थगित करनी पड़ती है कि किसी को समझ में नहीं आता, बल्कि हमको भी समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है, इसलिए अपन स्थगित करते हैं 5 मिनट के लिए कि शायद जो गुस्सा, जो उबाल आया है थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर लौट के आते हैं। तो वाद विवाद से काम नहीं बनता, इसलिए मैंने कहा संवाद करना चाहिए। संवाद में एक पक्ष बोलता है, दूसरा पक्ष सुनता है, दूसरा पक्ष बोलता है, दूसरा पक्ष सुनता है, और वो जो निकलता है उससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है। उस निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि विधानसभा में हमारे जो माननीय सदस्य आए हैं, ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे इस मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता, उनके निर्णयों का इंतजार करती है। हमारे मुरैना का अंतिम गांव है, हमारे अलीराजपुर का अंतिम गांव है, सिंगरौली का अंतिम गांव है, इधर हमारे बालाघाट की तरफ अंतिम गांव है। इन गांवों तक ये जो विकास की राह जोड़ रहा है मध्य प्रदेश, आपके निर्णयों से विकास का काम बढ़े और आपके निर्णय से लोक कल्याण का काम रहे। मैंने वहां भी सारे माननीय सदस्यों से आग्रह किया। मैंने एक नवाचार शुरू किया और अभी 15 तारीख को हुई, मैं आदेश करके आया हूं कि नए विधायकों का जो नए पहली बार आते हैं वो प्रश्न जब पूछते हैं तो कई बार दब जाते हैं, या लॉटरी सिस्टम इस तरह का है वहां पर कि तारांकित प्रश्न यदि 150 आए तो 150 के एक साथ डाल करके सलाखा निकाली जाती है, जो नंबर आएगा उसी नंबर 1 होगा। और कई बार सौभाग्य से दुर्भाग्य से नए लोगों का नहीं आता नाम उसमें, या नए आ गया तो सामने वाले 3-4 पुराने हो गए। अब जानते हैं जो पुराने लोग हैं वो प्रश्न को आगे बढ़ने ही नहीं देते, एक प्रश्न फिर 2 प्रश्न फिर 3 प्रश्न फिर प्रश्न पर प्रश्न फिर विवाद, ये तमाम। तो मैंने कहा कि नए को कैसे मौका मिले, तो मैंने उसका एक तरीका निकाला। उन्होंने आदेश किया कि 15 तारीख को केवल जो प्रथम बार के विधायक आए हैं केवल उनका क्वेश्चन रखा जाएगा, किसी दूसरे का नहीं दिया जाएगा। तो वो प्रथम ही रहेंगे, प्रथम बार के जो विधायक हैं वही क्वेश्चन उनका 25 आएगा, अब वो पूछे। मैंने व्यवस्था दी है वहाँ पर। जब कई बार प्रथम बार का विधायक पूछता है तो हमारे सीनियर लोग जो हैं वो उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, और सपोर्ट शायद कम होता हो परंतु एक उसी के माध्यम से अपनी बात भी कह ले। तो मैंने रोक दिया कि नहीं उनको खुद पूछने दीजिए, वो 3 पूछेंगे, 3 के अलावा है, मैं 4 कर दूंगा, 5 कर दूंगा, मैं पूछने उसी को दूंगा, उसके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा हो, उसको पूछने दीजिए। आखिरकार एक
अनुभव प्राप्त करेगा, उसको हम संरक्षण दे ही रहे, आप पूछने दीजिए उसको। और काफी लोगों ने माना, प्रतिपक्ष ने भी इस बात को माना कि ठीक कह रहे हैं आसंदी से, हमको नहीं बोलना चाहिए, उसको पूछने दीजिए। मैंने ये नवाचार शुरू किया है और इसी तरह के कुछ नए काम करने का प्रयास करूंगा जिससे हमारे रीवा को लज्जित नहीं होना पड़े। हमारे रीवा की चाहे पत्रकार बंधु हों या रीवा के तमाम यहाँ रहने वाले लोग हों, उनका मस्तक ऊंचा रहे, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, ये शक्ति, ये प्रेरणा मुझे बना के रखना, जिससे हमारे रीवा जिला का नाम पूरे मध्य प्रदेश में लिया जा सके, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आने के बाद आप विषय नहीं। अभी एक सवाल आया था कि आप लोग लिखते हैं विंध्य प्रदेश को, मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूँ। विंध्य प्रदेश को आंदोलन को 80 और 85 से मत देखो, इसे 56 से देखो। 1956 में जब मध्य प्रदेश का मर्जर हो रहा था तब भी बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, सब जानते हैं, शहीद हुए गंगा चेतानी। तो आंदोलन तो विंध्य प्रदेश का वही है, उस समय विंध्य प्रदेश बचाने का था, अब विंध्य प्रदेश बनाने का है। तो आंदोलन को समय वहां दीजिए, 1956 से दीजिए उसको। अभी एक सवाल आया, कई तरह से लोग विंध्य के आंदोलन को पुनर्जीवित या चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं। तो अब विंध्य का आंदोलन चलाना चाहते हैं वो, और उनके ग्रुप कई हैं। अभी मैं एक दिन अखबार में पढ़ा, अभी जो नए सिरे से विंध्य प्रदेश के लिए आए हैं, उनने ये कहा कि विधानसभा के भीतर जब माननीय श्रीनिवास तिवारी जी थे तो ऐसा हम लोगों ने देखा था कि सुना था, अखबारों में पढ़ा था कि उनने एक संकल्प पारित कराया था, और वो संकल्प तब पारित हुआ था जब अटल जी की एक मंशा हुई कि छोटे प्रदेश बनने से विकास जाता होता है। संकल्प पारित हुआ, वो लोकसभा जाना है, वहाँ सेंटर से केंद्र को जाना है, और अभी 15-20 दिन पहले ही विधायक जी ने आरोप लगा दिया कि संकल्प पारित जरूर हुआ था और वो भेजा नहीं गया था। ऐसा करके भी आपकी अखबार में 15-20 दिन पहले छपा है। तो मैंने वहाँ कहा है विधानसभा में, जरा देखो संकल्प कहाँ, निकाल करके मेरे सामने लाओ, संकल्प क्या है वो देख लेता हूँ, वो कब भेजा गया, कहाँ भेजा गया, जरा उसको भी सूची ला करके दो। विधानसभा लगे खोजबीन में, वो जल्दी ही मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे, तब मैं बता सकूं कि वाकई में संकल्प गया कि नहीं गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आंदोलन वाकई में विंध्य प्रदेश का लोग चाहते कि नहीं चाहते, प्रश्न ये है। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि विंध्य प्रदेश के आंदोलन के लिए आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अस्तित्व बने, इसके माध्यम से हम अपने अस्तित्व, हम अपनी जड़ों को मजबूत करें, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी गांव में जब जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आंदोलन तो ठीक है पर जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जनता का फिर अलग अलग ग्रुप कैसे होंगे। फिर उसमें एक झगड़ा और है, अभी विंध्य प्रदेश की जो समूची पृष्ठभूमि थी वो हमारा हरपालपुर छतरपुर के आगे तक है, वो पुराना नक्शा देखिए वहां तक है, हाँ तमाम वो सब मिला है, चले जाइए वहां तक था, शहडोल मंडला वगैरह ये सब मिल करके विंध्य प्रदेश में था। जहां इधर विंध्य प्रदेश की मांग होती है वो बुंदेलखंड के लिए खड़े हो जाते हैं, वो महाकौशल के लिए खड़े हो जाते हैं। अब वो पन्ना से आगे वो कहते बुंदेलखंड हो, कटनी से आगे कहते महाकौशल हो। इन सब बातों पर विचार करके कोई एक साथ बैठ करके सारे लोगों को विचार करेंगे, तब ऐसा माना जाएगा कि वाकई में कोई आंदोलन हो रहा है। नहीं तो जनता जो आक्षेप लगाती है शायद वही फिर हो सो, जनता भी आरोप लगाने को जनता समझती है। सब वाइबिलिटी ऑफ स्टेट, जितना रेवेन्यू विंध्य क्षेत्र से, विंध्य प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश को देता है, अगर इसको तरीके से देखा जाए, हम जितना रेवेन्यू देते हैं उसका रिटर्न क्या, अब आप जिस पोस्ट पे हैं, जहाँ पे हैं, वहाँ से ये डिसाइड हो पाए कि विंध्य प्रदेश को उसका एक बड़ा हिस्सा मिले ताकि और ज़्यादा ग्रोथ कर पाए। क्योंकि ये डिमांड तभी उठती है जब विंध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं जो विंध्य प्रदेश पहले था, इसकी इकोनॉमी चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल विंध्य प्रदेश से ही इकोनॉमी चल रही है। इकोनॉमी पूरे प्रदेश से लोग आते, थोड़ा कम ज्यादा होगा। और आप ये क्यों भूलते हैं कि 2003 के बाद ही बाणसागर आया। आप ये क्यों भूलते हैं कि 2003 में, अभी 2018-17 में पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट यहाँ आया। आप ये क्यों भूलते हैं कि सिंगरौली को हमने पावर हब बना दिया, कितने प्रोजेक्ट आए सिंगरौली के भीतर, ये क्यों भूलते हैं।
कि हमने ये किया है, सड़कों पर जाल बिछा दिया। बाण सागर की नहरों का आप एक बार देख के आओ। कोई भाषण में थोड़ी ये लोग कहते हैं, आप देख के आओ गांव के अंदर नहर कहाँ कहाँ पहुंच गई है। ऐसा क्यों नहीं मानते कि हमारे नई गढ़ी की हमारी विधानसभा के भीतर जब मैंने साइकिल यात्रा की थी, मुख्यमंत्री से मांगा था, और शायद वो सबसे नई तकनीक की है रमाकांत जी, वो मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है। माइक्रो इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट है, जो पाइप के माध्यम से पानी जाएगा, नहर हमको नहीं खोदना पड़ेगा, ये पहला है भाई साहब। 867 करोड़ रुपए उसके लिए आए, काम भी बहुत सारे हो रहे हैं, उसमें शुरू है। तो ये नहीं मानना चाहिए। अब ये बात ठीक है कि यदि हमको कम मिला, हमारा ज्यादा हक, हम तो कहते हैं कि हम जितना देते हैं उससे ज्यादा दे ना, हम कहाँ कहते हैं कि नहीं हमको आरक्षण मत करो कि आपका 25 पैसा है तो 25 के हिसाब से मैं आपको 12 पैसा दूंगा। ये 25 यदि हमने दिया है, हमारी तरफ देने की ताकत नहीं है, क्योंकि आर्थिक तौर पर हमारा किसान भी मजबूत नहीं है, हमारे तरफ रोजगार उस तरह के नहीं है, हमारे तरफ आईटी के हब नहीं है, हमारे तरफ जो बड़े बड़े पदाधिकारी होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, हमारी तरफ नहीं है। अब शुरू हुए हैं IPS IAS शुरू हुए हैं, पर पहले स्थितियां ये नहीं थी, क्योंकि हमारे पास एजुकेशनल हब नहीं था। हमारे पास एजुकेशन थी, उसके सेंटर थे, पर जो जिस तरह के एजुकेशन की आवश्यकता है नए भारत को, उन्नत भारत में जिनका योगदान हो सकता है, उस तरह की शायद शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ नहीं थी। वो भी हमारे पिछड़ने का काम है। बंगलौर हो गया, इंदौर हो गया, तमाम जगह हो गया, शायद वो नहीं हुआ। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ज्यादा इस समय जो सबसे बड़ी मांग है, क्या कभी आपने इस बात का सर्वे किया कि सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज रीवा में ही क्यों होते हैं? और मैंने अभी सर्वे के लिए कहा है, जरा इसका सर्वे होकर के हमको बताओ, क्योंकि रमाकांत जी, मैंने स्वतः, मेरे पास जब मैं विधायक था तो आप जानते हैं सबसे दवाइयों को पैसा देने वाला विधायक में माना जाता था। मेरे पास जो आवेदन आते थे एस्टीमेट के, वो कैंसर के बहुत सारे आते, तो मैंने अपने ऑफिस से कहा जरा निकालो उनको। 1000-1500 तो मैंने ही दिया हो, और विधायकों ने दिया, तमाम लोग देते रहते, कुछ सीधे पाते, कुछ नहीं भी लेते, तब भी दवाई कराते। कितना बड़ा सेंटर है। माने आप ये कह सकते हो कि इस कैंसर का एरिया है, तो कैंसर का एरिया इसलिए नहीं है कि हम पैदा हुए इसलिए कैंसर हो गया। उसका कारण है कि तंबाकू का हम कई तरह से उपयोग करते हैं। तो यदि है, अब वो हम तंबाकू हटा नहीं सकते, तो उनका खाना बंद नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको चिकित्सीय सुरक्षा का हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा प्रयास होना चाहिए। मैंने कहा है, कल राजेंद्र जी से भी कहा है कि सब मिल करके सब लोग ऐसा प्रयास करें कि जैसा भोपाल के भीतर एक कैंसर इंस्टीट्यूट है, जैसा जबलपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट खुला, जैसा हमारे इलाहाबाद में है, उस तरह का कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ क्यों नहीं खुलना चाहिए। इस तरह के कुछ काम हो जिससे बाकी तो चलेगा, डेवलपमेंट भी चलेगा, लोक कल्याण का भी काम चलेगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में यदि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनी है, तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए हमें DM चाहिए, और जो उनके जो अलग से क्या कहलाते हैं वो, जो उनके सर्जरी वाले होते हैं, वो भी, जो जिसको आप डॉक्टरेट कहते हो, एक तो MD MS हो गया, और फिर MD का DM हो गया। DM मतलब वो डॉक्टरेट जो हुआ, उसके ट्रेनिंग का सेंटर यहाँ क्यों नहीं? बाहर से लोग ट्रेनिंग करके तब आते हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उसकी हमको जरूरत है, नहीं है डॉक्टर उस तरह के। तो ऐसा करके कुछ हो जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में भी लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके, और सरकार इस दिशा में काम कर रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। नहीं, वो तो मेडिकली चिकित्सीय वो परीक्षण होगा कि उसके कारण क्या है, पर सामाजिक तौर पर हम भी खोज सकते हैं कि आखिरकार यदि हमने देखा कि लगातार तंबाकू खा रहा, मुंह का कैंसर हो गया, तो हम क्यों नहीं बता सकते। सर्जरी विभाग में कुछ जरूरी है कि रीवा में भर्ती हो। यहाँ के मरीज नागपुर आप देखिए, जितनी बसेस चलती हैं, अब तो ट्रेन चल गई, अब देखना किस तरह से मरीज जाएंगे, कितने मरीज जाएंगे वहाँ। इलाहाबाद यहाँ कपिला नेहरू अस्पताल, वहाँ जाते हैं, बनारस वाले में जाते हैं, यहाँ 2 कैंसर के इंस्टीट्यूट खुल गए, जबलपुर में, वहाँ लोग भाग रहे हैं। तो जो रीवा में आए वो रिकॉर्ड यहाँ हो सकता है, पर जो बाहर जा रहे हैं उनका कौन सा रिकॉर्ड होगा। आशा कैंसर जो अटैच्ड है उससे, GMS से, उसके यहाँ रिकॉर्ड हो सकता है, उनके यहाँ है। और हमारा एक सुझाव है इस तरह का, मैं प्रयास ये करूंगा, इसलिए मैं सब हमारे सम्मान वही तो कह रहा हूँ। मैंने शासन स्तर से क्या आप ऐसा प्रयास करें? मैं वही बोल चुका भैया, उसी बोल चुका। उस तरह का ट्रेन है, आज से थोड़ी भी, स्पीकर बनने के बाद पहले से कर रहे हैं। और कल यदि सुना होगा आप हमारा भाषण, तो मैंने कहा है
कि मैं रीवा का पक्ष लेता रहूंगा, इसमें कोई कहता है कि इस पक्ष नहीं तो कहते रहो, पक्षपात करूंगा मैं रीवा के साथ, इसमें कौन सी बात है? सर, मध्य प्रदेश में हो या फिर विंध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं, रीवा के छात्र हो या फिर विंध्य प्रदेश में, वहाँ जो IT हब है उस तरह का अपने को यहाँ भी आवश्यकता है। नहीं, इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है, आप भी ये मानते होंगे? कहता हूँ कि जो इंडस्ट्री हमारी धरती को चीर करके हमारे मानिक से निकालती है और वो पैदा करके प्रोडक्शन पैदा करती है, चाहे सीमेंट हो कुछ चीज पैदा करती है, तो हमारे नौजवान को वहाँ काम मिलना ही चाहिए। मैं तब भी साथ में था, आज भी साथ हूँ, मैं कहाँ कर सकता। आपने आंदोलन भी किया सन 85, किया ना। 86, 88 जेपी के खिलाफ किया, तमाम सारे लोगों के खिलाफ किया आंदोलन, की नहीं मुद्दे रोजगार। और उस समय हम लोगों का आंदोलन सर का ये था कि लोगों को रखा जाता था, ऐसा मत मानिए, रखा जाता था। जब अपना फैक्ट्री और गेट बंद करते थे तो बहुत सारे लोगों को रख लेते थे। और उनके यहाँ एक सवाल जरूर रहता है, वो करते क्या है कि रख तो लेते हैं, रीवा वालों को दूसरी जगह भेज देते हैं, दिक्कत आती है। एक सवाल लगा है, ऐसा नहीं है। श्रीनिवास तिवारी जी के समय ऐसे बहुत लोगों मैं आपसे के खिलाफ राजद्रोह मुकदमा दर्ज हुआ था। नहीं सर, आप समझिए बात, लोकतांत्रिक अधिकारों की जब तक संविधान में गारंटी है तब तक सारे लोगों को अपनी बात लिखने का अधिकार है। और ये छूट दी जा सकती कि पाकिस्तान का कैप्शन लगा करके और फिर किसी का विरोध करो, थोड़ा सा हित बचाना पड़ेगा। कैप्शन लगाओ पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद है, फिर विरोध लिखो मोदी का, करो विरोध, हम कहाँ कहते विरोध न करो, पर कम से कम उतना कैप्शन तो ना लगाओ, ये तो रोकना पड़ेगा। ऐसे कैसे शो है, हर आदमी को छूट है। देखिए कुछ सामाजिक दायरे भी हैं और ये देश सामाजिक तौर पर हम बंधे हुए लोग, हम यूरोप कंट्री में रहने वाले लोग नहीं, हम परिवार चलाते हैं, समाज चलाते हैं, समाज के भीतर रहते हैं, समाज के मूल्यों की, उनकी परंपराओं की रक्षा हम ही करते हैं। कौन करता है? हम ही करते हैं। और आपको बता दूं, ये केवल हिंदुस्तान, रमाकांत जी नोट कर लेना, माता पिता का या अपने बुजुर्ग का पैर छूने की संस्कृति कहीं है तो यही है, दूसरी जगह नहीं है। मैं भी यूरोप घूम करके आया, या तो हाथ छुएंगे या तो गाल छुएंगे या तो कुछ करेंगे, पर पैर नहीं छुएंगे। इस संस्कृति को कम मानते हो? इसीलिए मैंने एक बार कहा था कि वो संस्कृति को जिंदा रखना, क्योंकि आजकल ये आपका मोबाइल बहुत आ गया बोला, अब सब फेसबुक पर मुनासर कर रहे हैं। कितना भी फेसबुक आ जाए, जो फेस टू फेस का महत्व है वो फेसबुक का महत्व नहीं हो सकता, इतना याद रखना। सर, आप एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वहाँ विधानसभा में विधायक हैं, उनके ट्रेनिंग की बात होती है, तमाम तरह के, साथ ही साथ बहुत जरूरी होता है कि ग्रॉस रूट की चीजें भी वो समझें और संवैधानिक चीजें समझें। उसको लेकर क्या प्लान होंगे? पूरा प्लान बना लिया है, पर एक बात समझ लो, तब भी ट्रेनिंग चलती थी। ट्रेनिंग में हम टेक्निकल लोगों को बुलाते हैं, संविधान विशेषज्ञों को बुलाते हैं, जाता है जो संविधान का बजट कैसे पेश करना, वो उन अधिकारियों को बुलाते हैं जो समझाते विधायकों को कैसे प्रस्तुत करना, तारांकित प्रश्न कैसे आना, ये वो सिखाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, कोई विधायक जब 10,000 लोगों को संबोधित करता हो तो हीरो मानता है अपने। एक हीरो को जाकर के किसी मास्टर के सामने बैठा दो तो उसका ईगो हर्ट होता है, वो कैसे सीख लेगा भैया। इसीलिए मैंने व्यवस्था करी है, मैंने कहा है कि उसकी शायद नहीं सुनेगा, और हमारा 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव उनकी सुनेगा, 7 बार के विधायक विजय साय उनकी सुनेगा। तो ट्रेनिंग कौन कर दे ये बताओ मैं ना। 40 साल से विधानसभा में है, 30 साल से है, 35 साल से है, 20 साल से है, इनको ये मानेगा कि 4 बार वाला है। और अब जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनका कैसे मान ले भैया, 10,000 को भाषण देके आता है, उसको लगता है कि अच्छा बने हम पूरे जनता को सिखा करके वोट के लिए आते हैं, ये हमको सिखाने चले आए, तो वो थोड़ा सा दिक्कत आती है। उसको भी कर रहे हैं, वो भी हो। दूसरा ये है कि हम सबको डाल देते हैं, जो नए विधायक आए वो ट्रेनिंग करें, उनको कर दिया। मैं उसका उल्टा कर रहा हूँ, मैं ये विधायकों से पूछ रहा हूँ कि भाई कौन कौन प्रशिक्षण चाहता है वो सूची में, और जितने लोग चाहते हो, 10 लोग चाहते होंगे 10 की व्यवस्था करूंगा, 15 लोग चाहते होंगे 15 की करूंगा। तो कम से कम एक बार उनकी इच्छा का हो जाए कि कौन लोग आना चाहते हैं। हमने कह दिया कि सब लोग जाओ तो पता चला कि सब में कोई नहीं आया, तो कम से कम एक बार हो जाए तो फिर उनको करूंगा। और करना चाहिए, सीखना चाहिए।
देखते रहिए तमाम ताज़ा तरीन बड़ी खबरों के लिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।